ईरानी शासन आधिकारिक तौर पर वैकल्पिक वास्तविकता में रह रहा है। अपने शीर्ष नेताओं को खोने और अपनी सेना को पूरी तरह से नष्ट होते देखने के बावजूद तेहरान ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक भ्रमपूर्ण मांगों की सूची जारी की है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को अरबों डॉलर की क्षतिपूर्ति देने और पूरी तरह से मध्य पूर्व को छोड़ने का आदेश दिया गया है। वाशिंगटन ने इस समझौते को पहले ही खारिज कर दिया है, इसमें कोई हैरानी नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जवाब में एक विनाशकारी 6 सूत्रीय अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पूर्ण विनाश की मांग की गई है। यहाँ विवरण दिए गए हैं। ये हैं ईरानी मांगे। युद्ध को दोबारा कभी न दोहराने की गारंटी दे, मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकाने बंद हों, अमेरिका और इजराइल ईरान और क्षेत्र के सभी युद्धों जिसमें ईरान समर्थक समूह शामिल हैं की पूरी क्षतिपूर्ति करे, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नया कानूनी शासन लागू हो और शत्रुतापूर्ण मीडिया के तत्व ईरान को सौंपे जाएं। अब मैं नहीं जानता वे शत्रुतापूर्ण मीडिया को तत्व सौंपने से क्या मतलब रखते हैं या इसमें बिजनेस बेसिक्स शामिल है या नहीं, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ही इन मांगों को खारिज कर दिया है। अमेरिका के प्रति प्रस्ताव से पहले चलिए ईरान की मांगों और होर्मुज जलडमरू मध्य के अहम मुद्दे को समझते हैं। ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र को अपनी सीमा मानकर वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेना चाहता है, जो हम पहले ही देख रहे हैं। ईरान, भारत और चीन जैसे देशों के जहाजों से हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने पर प्रति यात्रा $2 मिलियन शुल्क ले रहा है। ये मूल रूप से ईरान का माफिया राज्य बनने की कोशिश है। अब जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका ने पहले ही इन मांगों को खारिज कर दिया है और अब देखिए अमेरिका बदले में क्या मांग रहा है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन मिस्र, कतर और यूके जैसे मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान किया जा रहा है। ये याद रखें कि ओमान उस सूची में नहीं है। हालांकि ओमानी इस युद्ध से पहले चल रही वार्ताओं में मध्यस्थ थे, लेकिन ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। यहाँ 6 अमेरिकी मांगे हैं। पहली, अमेरिका चाहता है कि ईरान 5 साल तक मिसाइल कार्यक्रम न चलाए। दूसरी, शून्य संवर्धन। तीसरी, नतांज, इस्फहान और फोर्डो परमाणु स्थलों को बंद करना। चौथी, ईरानी सेंट्रीफ्यूजों की सख्त बाहरी निगरानी, यह भी अहम है जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। पांचवी, क्षेत्रीय देशों संघ हथियार नियंत्रण संधि, जिसमें मिसाइल सीमा 1000 से ज्यादा न हो। छठी, हिजबुल्ला, हुदीज, हमास जैसे प्रॉक्सी को कोई वित्तीय मदद नहीं। अब मुआवजे पर अमेरिका पहले ही मना कर चुका है, लेकिन अमेरिका फ्रीज किए गए ईरानी पैसे लौटाने को तैयार है और प्रशासन कह रहा है कि ईरान इसे जो चाहे वो कह सकता है, वे इसे मुआवजा मान सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने शायद देखा होगा, इन मांगों में से ज्यादातर वही हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले थी, यानी बातचीत के दौरान। लेकिन यही चीजें थोड़ी अजीब हो जाती है। ओमान वास्तव में परमाणु वार्ता के पिछले दौर में मध्यस्थ था। बातचीत विफल होने पर ओमानी विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कही जिससे कई लोग चौंक गए। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका की कई मांगें मानी थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि अमेरिका ने युद्ध क्यों शुरू किया। सुनिए, ईरान ने आपसे ऐसी क्या बात मानी जो पहले कभी नहीं मानी थी? ये समझौता, ईरान के पास कभी भी ऐसा परमाणु पदार्थ नहीं होगा जिससे बम बनाया जा सके। ये ऐसी बात है जो पुराने समझौते में नहीं थी, जो राष्ट्रपति ओबामा के समय पर बातचीत के दौरान हुआ था। क्योंकि अब हम शून्य भंडारण की बात कर रहे हैं। तो संवर्धित सामग्री, वो चीजें जिन्हें बम के लिए परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कह रही हैं कि ईरान उन्हें अपनी जमीन पर नहीं रखेगा, वे उसे छोड़ देंगे। वे उसे छोड़ देंगे? वे वास्तव में उस सामग्री को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जो उन्हें बम बनाने में सक्षम बनाएगी। कोई संचय नहीं होगा, तो शून्य संचय होगा, शून्य भंडारण होगा और पूरी तरह से सत्यापन होगा। मुझे लगता है कि ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आईएईए द्वारा पूर्ण और व्यापक सत्यापन। वर्तमान भंडार जो अभी भी मौजूद हैं,
वे चीजें जो अभी भी इराक में हैं। मुझे लगता है कि अब इस बात पर सहमति है कि इसे सबसे निचले स्तर तक डाउन ब्लेंड किया जाएगा। ठीक है, एक तटस्थ स्तर पर, एक प्राकृतिक स्तर पर, जिसका मतलब है इसे ईंधन में बदल दिया जाएगा और वो ईंधन अपरिवर्तनीय होगा। ये महत्वपूर्ण होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हम सहमत हैं। असल में इस इंटरव्यू में बाद में उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है, जो कि सबसे बड़े विवादित मुद्दों में से एक था। अगर हम ईरानी अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से बोलते हुए सुने, लेकिन उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए, वह शून्य संवर्धन, जीरो एनरिचमेंट नहीं कहते। उन्होंने कहा कि ईरान ने शून्य संचय, जीरो एक्यूमुलेशन पर सहमति जताई है। अब मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं किसी भी मायने में परमाणु विशेषज्ञ नहीं हूं, तो मैं पूरी तरह से नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। शून्य संचय का मतलब शून्य संवर्धन होना चाहिए, लेकिन अगर उनका सच में यही मतलब था तो उन्होंने सीधे वही शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किए। अभी जो क्लिप देखी उसके अंत में उन्होंने कहा कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जो थोड़ा भ्रमित करता है। सहमति बनी थी या नहीं, उन्हें लगता है थोड़ा भ्रमित करता है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड किर्चनर ने कहा था कि ईरान अमेरिका की किसी मांग पर सहमत नहीं हो रहा था। ईरान के विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ईरान संवर्धन या बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने को कभी तैयार नहीं होगा। तो यह थोड़ा भ्रमित करने वाला है कि मध्यस्थ वास्तव में बातचीत से बाहर आने के बाद दोनों पक्षों की तुलना में जो वास्तव में बातचीत कर रहे थे कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। ठीक है, आइए इसमें गहराई से जाएं, क्योंकि अब हमारे पास उसके ये सब कहने के पीछे की मंशा के बारे में और जानकारी है। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, बस एक जल्दी सा याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये वाकई हमारी मदद करता है, खासकर जब हम इस युद्ध को कवर कर रहे हैं। अब बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि ओमानी विदेश मंत्री युद्ध से पहले ऐसी बातें कह रहे थे जो समझ में नहीं आती थी। युद्ध शुरू होने के बाद भी उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना करने का अभियान चलाया। उन्होंने द इकोनॉमिस्ट में एक राय लेख भी लिखा जिसमें कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र को बर्बाद कर रहा है क्योंकि उसने एक ऐसा युद्ध शुरू किया जो जरूरी नहीं था। उन्होंने उस राय लेख में कहा कि हम एक ऐतिहासिक समझौते के कगार पर थे और अब ओमान भविष्य की वार्ताओं का हिस्सा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब कतर, मिस्र या ब्रिटेन को ओमान की जगह मध्यस्थता के लिए प्राथमिकता देता है। यानी कुछ बदलाव हुआ है और अब हम जान रहे हैं कि असल में क्या हुआ। यह जानकारी किसी और से नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से आ रही है। इस एजेंसी के प्रमुख अर्जेंटीना के राफाएल ग्रोसी है, जिनका काम एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का निरीक्षण करना है। इन देशों ने परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति दी है, इसलिए उन्हें साबित करना होता है कि वे छिपकर परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं। सोचिए क्या हुआ। वह वास्तव में उस कमरे में मौजूद थे जब संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच मध्यस्थ के रूप में बातचीत हो रही थी और वो वहां ये सुनिश्चित करने के लिए थे कि जो भी सहमति बनी है उसके सभी तकनीकी विवरणों को शामिल सभी लोग सही तरीके से समझ सके। और सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो ओमान अब तक जिस बात पर जोर देता रहा है उसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। सुनिए। क्या आपको लगता है कि आप बमबारी शुरू होने से पहले तैयार किए जा रहे उस समझौते के कुछ हिस्सों को फिर से लागू कर सकते हैं जिसमें ईरान डाउन ब्लेंड करेगा? ओमान के विदेश मंत्री ने इसी कार्यक्रम में कहा था कि ईरान ने शून्य भंडारण और उस सामग्री को बाहर भेजकर डाउन ब्लेंड करने पर सहमति दी थी। हाँ। क्या वाकई किसी समझौते की संभावना थी? क्योंकि बमबारी शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने हमें बताया था कि शांति संभव है। बातचीत के दौरान समझौते की संभावना हमेशा रहती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप मानती थी कि ईरान सच में विकल्प पेश कर रहा था। चर्चा हुई पर समझौता नहीं हुआ। उस शुक्रवार बमबारी शुरू होने पर कोई समझौता नहीं हुआ। ओमानी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें और 90 दिन चाहिए। क्या कोई असली समझौता होगा? शायद मैं सोचता हूं कि मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि वो सच में बहुत मेहनत कर रहे थे और हमारी लंबी चर्चाएं हुई। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, बेशक आज के दोनों विरोधियों के साथ। तो हमारी बहुत ही स्पष्ट और बहुत गहरी चर्चाएं हो रही थी। तो कोई इनकार नहीं कर सकता
उस महानता। मैं युद्ध रोकने के प्रयास की महानता की सराहना करता हूं, खासकर एक राजनयिक के रूप में। अब वह बहुत राजनयिक और तटस्थ है। उन्होंने यह नहीं कहा कि ओमानी विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ चर्चाएं सुनी, किसी ने भी किसी बात पर सहमति नहीं जताई। मैं इस आदमी की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं क्योंकि कई लोग उसे अमेरिका समर्थक मान सकते हैं और सोच सकते हैं कि वह अमेरिकी पक्ष ले रहा है। राफाएल ग्रोसी 40 सालों से परमाणु कूटनीति में हैं। वो अमेरिकी नहीं बल्कि अर्जेंटीना के हैं और अमेरिका, ईरान, रूस, चीन सभी ने उनकी आलोचना की है। आप जिसे भी सोचे वे उनसे खुश नहीं क्योंकि वह तटस्थ रहते हैं, किसी पक्ष में नहीं होते। और इसके अलावा 2023 में देशों द्वारा उनकी आलोचना किए जाने के बावजूद जब उन्हें फिर से नियुक्त किया गया तो उन्हें सर्वसम्मति से वोट के साथ फिर से नियुक्त किया गया। मतलब रूस और चीन जैसे देश जिनके बारे में आप आसानी से कह सकते हैं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशंसक नहीं हैं, उन्होंने उनका समर्थन किया क्योंकि वह अच्छा काम कर रहे थे। वे उन्हें तटस्थ मानते हैं जो परमाणु प्रसार रोकने का प्रयास करते हैं। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा प्रमुख को यह कहते हुए सुनने के बाद कि कोई समझौता नहीं हुआ है, मुझे यह समझ में नहीं आता कि ओमान क्या कह रहा था। स्पष्ट रूप से ईरान अपने परमाणु बम के इरादों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और ईरान संवर्धन छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। तो कम से कम मुझे ये समझ में नहीं आता कि ओमान उनकी तरफदारी कर रहा था। और ये उस तथ्य के बावजूद है कि इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ईरान ने वास्तव में ओमान पर बमबारी की है। तो हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप मुझसे बेहतर मध्य पूर्वी राजनीति जानते हैं तो कृपया कमेंट्स में समझाएं। ओमान अब अपनी ही कार्रवाइयों के कारण वार्ता से बाहर है। आप इसका जो भी अर्थ निकालें। अब यहाँ और भी दिलचस्प हिस्सा है। राफाएल ग्रोसी ने भी एक ऐसी बात कही जो हर किसी को समझनी चाहिए, और वो ये है कि कोई भी युद्ध वास्तव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं कर सकता। आखिरकार अगर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार न मिले तो एक परमाणु समझौता होना जरूरी है। युद्ध ने हमें सिर्फ समय दिया है क्योंकि अब ईरान परमाणु हथियार जल्दी बना सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें दोबारा गणना कर तय करना होगा कि परमाणु हथियार की ओर बढ़ना फायदेमंद है या नहीं। लेकिन युद्ध समस्या का हल नहीं है, यह सिर्फ अमेरिका और दुनिया को और समय देता है। फिर से JCPOA की बात करें तो JCPOA एक बहुत ही प्रारंभिक प्रकार के सेंट्रीफ्यूज पर आधारित था। अब ईरान के पास सबसे उन्नत, तेज और कुशल मशीन है जो मौजूद है और वे जानते हैं कि उसे कैसे बनाना है। और इसके अलावा वहां ऐसी जगहें भी हो सकती हैं जो परमाणु स्थल नहीं हैं। तो मेरा मतलब है ये कोई वर्कशॉप हो सकती है, दर्जनों वर्कशॉप्स जो मौजूद हैं और ये क्षमता मौजूद है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अभी भी एक रूपरेखा खोजने की ज़रूरत है, एक सहमत रूपरेखा जो हमें आवश्यक पूर्वानुमान और यह स्पष्ट विचार दे सके कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि ये युद्ध ईरान की परमाणु योजनाओं को खत्म नहीं करेगा। मैं कहूंगी कोई भी युद्ध जब तक कि वो परमाणु युद्ध ना हो और आप विनाश के लिए एक अकल्पनीय तरीके से जाएं, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं सेंट्रीफ्यूज के बारे में उनकी बात सरलता से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बता दूं कि मैं परमाणु वैज्ञानिक नहीं हूं। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए और अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी है तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब सेंट्रीफ्यूज वे मशीनें हैं जो यूरेनियम को समृद्ध करती हैं, और जब आप यूरेनियम को एक निश्चित स्तर यानी 90% तक समृद्ध कर लेते हैं तो आप इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है वो ये है कि अब ईरान के पास ऐसे सेंट्रीफ्यूज हैं जो 2015 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता हुआ था उस समय के मुकाबले कहीं ज्यादा उन्नत हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनके पास उन्नत सेंट्रीफ्यूज है और उन्हें बनाना भी आता है, जिसे बमबारी से नहीं मिटाया जा सकता, जैसा आपने क्लिप में सुना। ये बात सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि पूरे वैज्ञानिक समुदाय को पता है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बिंदु से आगे निकल चुके हैं जहां से वापसी संभव नहीं, जैसा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ जानकारी पर्याप्त नहीं,
हजारों सेंट्रीफ्यूज बनाना और यूरेनियम को प्राकृतिक स्तर से 90% तक समृद्ध करना 1 साल या ज्यादा समय लेता है। तो ईरान भविष्य में अब भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अब इसमें उन्हें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा समय लगेगा जितना इस युद्ध से पहले लगता। अब यहाँ ईरान के पास असली ट्रम्प कार्ड है। मेरा इरादा शब्दों से खेलने का नहीं है। उनके पास लगभग 400 किलोग्राम यानी करीब 900 पाउंड 60% तक समृद्ध यूरेनियम है। इसका अधिकांश भाग इस्फहान में जमीन के नीचे दबा है। भले ही ये अभी ईरानी नियंत्रण में नहीं है, फिर भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 60% से 90% संवर्धन तक पहुंचना शुरू करने की तुलना में बहुत छोटा कदम है। इसमें कम समय लगता है और कम उपकरणों की जरूरत होती है, जिसका मतलब है और भी कम समय, क्योंकि ईरान को उपकरण तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन चूंकि उनके पास पहले से ही 60% यूरेनियम है, इसलिए उन्हें उतने उपकरण नहीं बनाने पड़ेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। भविष्य में ईरान से किसी भी समझौते में इस भंडार को शामिल करना जरूरी है, वरना समझौते का मतलब नहीं रहेगा। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया था, अब दोनों पक्ष अपनी मांगे रखकर कूटनीति शुरू कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि आप लोगों ने मांगों से देखा, दोनों पक्ष अभी भी किसी भी तरह के समझौते से बहुत बहुत दूर है, क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक किसी ने भी बातचीत में कोई रियायत नहीं दी है।